नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमान विवेक शुक्ला, स्तंभकार नव भारत टाइम्स। विशिष्ट अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति भंवर सिंह, डायरेक्टर जनरल डीएमई। प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि के नागपाल, डीन डीएमई विधि विभाग। प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत स्वामी, डायरेक्टर डीन डीएमई। यहाँ ऑनलाइन उपस्थित माननीय शिक्षकगण एवं श्रोतागण को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं राज सिंह आज के इस समारोह का संचालक डीएमई परिवार की ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में संगठित आशीर्वादात्मक समारोह में आप सभी का सौहार्द स्वागत करता हूं। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमाग में भी आग लगाने वाली। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगाती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता अगर वहां हाथ में हुई नहीं तलवार। आज हमारे आज के मुख्य अतिथि भी उन्हीं महान व्यक्तित्व के श्रेणियों से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने पूरे विश्व को कलम की ताकत से परिचित कराया है। श्रीमान विवेक शुक्ला जी निर्विवाद रूप से दक्षिण एशिया के सबसे विपुल स्तंभकारों में से एक हैं। 15 से अधिक वर्षों के लिए आपने श्रीमान खुशवंत सिंह के साप्ताहिक स्तंभ का अनुवाद किया है, जो हिंदुस्तान टाइम्स के लोकप्रिय स्तंभ विथ मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल के लेखक थे। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से इन स्तंभों का हिंदी अनुवाद किया और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर शीर्षक के साथ लाखों हिंदी पाठकों तक पहुंचाया। आज यहाँ प्रस्तुत सभी श्रोताओं को कथित रूप से यह बताना चाहूंगा कि खुद खुशवंत सिंह जी को आपके अनुवादों से उतना ही प्रेम था जितना उन लाखों हिंदी पाठकों को, क्योंकि उनके अनुसार आपने उन स्तंभों का हिंदी अनुवाद करते हुए कभी भी उन मूल शब्दों के भावों या फिर आत्मा से छेड़छाड़ नहीं करी। आप गांधी पर रचित सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक गांधीज दिल्ली के रचयिता भी हैं। इस पुस्तक की प्रस्तावना खुद श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने लिखी है, जो चिपकू मूवमेंट के प्रमुख नेता अथवा हिमालय क्षेत्रों के वृक्षों के संघर्षकारी संरक्षक थे। अगर आंकड़ों पर जाएं तो हमें यह भी ज्ञात होगा कि आपके स्तंभों की मांग भारत के कई मशहूर स्तंभकारों के स्तंभों से बहुत ज्यादा है। आपके स्तंभ कई लोकप्रिय पत्रों में प्रकाशित है, जैसे द प्रिंट, द वायर, स्वराज्य, कारवां, दैनिक भास्कर, दैनिक हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स आदि उनमें से कुछ नाम है। आपके कलम की ताकत राष्ट्रीयता से कहीं ऊपर है और शायद यही कारण है कि भारतीय पाठकों के साथ साथ आप विदेशी राष्ट्रीयता के पाठकों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। केन्या, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, बांग्लादेश आदि कुछ देश हैं जिनके पाठ आपसे नियमित आधार पर संलग्नित हैं। आप एक सच्चे कलम के सिपाही हैं और इतनी लोकप्रियता के बावजूद अपने जड़ों से जुड़े रहने में विश्वास रखते हैं। सर, मैं आपको झुककर प्रणाम करता हूं और आज के इस आशीर्वादात्मक समारोह में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे लगता है अतिरिक्त रूप से मेरी प्रशंसा कर दी। मैं शायद इसका पात्र नहीं हूँ, और लेकिन प्रशंसा सुनना किसको पसंद नहीं है। हृदय से आभार। और सभी अध्यापकगण और सभी जो हमारे छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका मैं इस हिंदी दिवस पखवाड़े पर के मौके पर मैं अभिनंदन करता हूं और उनको आशीर्वाद देता हूं कि वो अपने मीडिया के फील्ड में खूब आगे जाएं। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। क्या मैं अपना बात शुरू करूं? जी सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे विषय न्यायालयों में हिंदी भाषा के महत्व पर आप हमसे अपने विचार साझा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जी जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि ये हर साल, मैं 35 साल से, तो आप ये समझ लीजिए कि वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। 1985 में ही मीडिया में आ गया था और 1985 से विषय मेरे सामने हर हिंदी दिवस के मौके पे आता है कि कोर्ट की लैंग्वेज, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज, सुप्रीम कोर्ट की भाषा कब हिंदी होगी। ये लगातार इस विषय पे चर्चा होती रहती है और एक तरह से हिंदी जगत जो है उसकी मांग करता है कि वो हिंदी में जिरह हो, हिंदी में जो जज हैं अपने फैसले सुनाए। इसके कई आयाम हैं, मैं मानता हूं इसके कई आयाम हैं। पहली चीज तो ये हमें एक बात ये बहुत, अभी भी मेरी कुछ समय पहले एक पत्रकार मित्र से बात हो रही थी जो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में जिरह करने में कोई रोक नहीं है उस तरह से पर से। पहली चीज तो ये हमें समझ लेनी चाहिए कि उदाहरण के रूप में
जैसे मैं वकील हूं, मैं वकील नहीं हूं, ठीक है, मैं वकील नहीं हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाता हूं कि मुझे अपनी बात रखनी है। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी है, ही इज नॉट ए लॉयर, वो वकील नहीं है, लेकिन वो बीच बीच में जाते हैं, क्यों? तो वो अपनी भाषा अंग्रेजी में बोलते हैं। उसी तरह से आप या मैं, अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं और हम बोलें कि हमें अपनी आर्गुमेंट हिंदी में रखना है, तो कोर्ट हमें ये कहेगा कि आपको लीगल एड दिलवा देते हैं, है ना, जो आराम से उपलब्ध है। मैं कहता हूं कि नहीं, इसके बाद मैं हिंदी में आर्गुमेंट रख सकता हूं, अपनी बात रख सकता हूं किसी मुद्दे पर, लेकिन मसला यह है कि मेरा केस उस बेंच में चला गया, या जो 3 मेंबर्स की बेंच है, जिसमें 3 में से 2 जो जज हैं उनको हिंदी नहीं आती, तो मेरा केस को सीरियसली कौन लेगा? मेरे केस को कौन सीरियसली लेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक तो ये है मसला। एक बात में और मुझे जो लग रही है, जिस पर हम आमतौर पे गौर नहीं करते हैं, ये एक तरह से कॉलोनियल लीगेसी भी है। और ये कॉलोनियल लीगेसी नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि जिधर भी जो जैसे फ्रेंच जो लोग हैं, वो अगर अल्जीरिया में गए तो वहां की कोर्ट लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है, समझ रहे हैं? कीनिया में, युगांडा में और भारत में गोरे आए तो यहाँ की कोर्ट की लैंग्वेज, सुप्रीम कोर्ट से मेरा अभिप्राय है, वो अंग्रेजी है ना? और इसी तरह से लैटिन अमेरिका के कई देशों की जो वहां पे स्पेनिश, या आप, मैं चार्ट की बात करता हूँ, अफ्रीकी देश एक है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का चार्ट, वो वहां की जो कोर्ट लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। फ्रेंच इसलिए क्योंकि उन्होंने उस पर राज किया है, ये बहुत जरूरी। जबकि आप देखिए कि उन्नीस, जब हमारे देश में मुगल राज कर रहे थे, तो एक तरह से कोर्ट लैंग्वेज जो थी वो फारसी और उर्दू थी, उसको हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। ये मैकाले की देन है कि जिसने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, जिस तरह की भी थी, हमें क्लर्क बनाने के लिए अंग्रेजी पढ़ाई, और नतीजा ये हुआ कि हम जब आगे बढ़े कोर्ट में, जो हमारी लैंग्वेज जो थी वो एक अंग्रेजी बन गई, वो एक अंग्रेजी बन गई। अब मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात अभी फिलहाल कर रहा हूं, वो हमारी अंग्रेजी बन गई है। अब हालत ये है वहां पे कि मतलब अगर अंग्रेजी में भी दो दो तरह के वो हैं, उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो ये अंग्रेजी है जो सोली सोराब जी, अभिषेक मनु सिंघवी या हरीश साल्वे या कपिल सिब्बल जैसे लोग बोलते हैं। एक बिल्कुल सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, या उस तरह के पढ़े कॉलेजेस के जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज या क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास के पढ़े लिखे लोग हैं, उस तरह की अंग्रेजी है। अगर आप कोई आगरा की अंग्रेजी बोलते हैं, आगरा यूनिवर्सिटी के, तो आप समझ लीजिए आपके लिए संभावनाएं वहां पे बहुत कम होंगी। मतलब लैंग्वेज मैटर करती है बहुत गंभीरता से। आप अंग्रेजी में भी किस ढंग की अंग्रेजी बोल रहे हैं? हिंदी वाला तो बहुत बात की चीज आती है, हिंदी वाला तो बहुत बात की चीज आती है। एक तो ये बहुत अहम सवाल, मुद्दे को मैंने आपकी ओर आपके सामने रखा, क्योंकि मैंने कई बड़े वकीलों से मिला जिनकी रोज की प्रैक्टिस ऑनेस्टली स्पीकिंग 50 लाख रुपए होगी, चाहे सोडी सोराब जी, हरीश साल्वे या अरुण जेटली जैसे लोगों की, ये जो अब दिवंगत हो चुके हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से अंग्रेजी में ही आर्गू करते थे, हिंदी के लिए कोई स्कोप नहीं था, है ना? तो एक तो ये बात हो गई, तो और ये बिल्कुल फैक्चुअल पोजीशन है, फैक्चुअल पोजीशन है। अब एक दूसरा हम मुद्दे की ओर आते हैं, वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो है वहां पे देखिए, ये संभव नहीं है कि वो वहां की भाषा इंग्लिश की जगह पूरी तरह से हिंदी हो जाए। ये मुझे नहीं लगता कि ये हमारे जीवन काल में, या मेरे हम लोगों के जीवन काल में, ये आने वाले 30, 40, 50 सालों में ये होगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ढांचा बन गया है वो ये होने नहीं देगा। उस सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वहां वो कि वहां पे जो आर्गुमेंट्स हों वो हिंदी में हों, कोर्ट के जो जजमेंट्स हों वो हिंदी में आए, ये आप इसको असंभव मान लीजिए। अब आप देखिए ना कि एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केस था, मतलब वो हालांकि उस केस का ऑल इंडिया कैरेक्टर था,
पूरा देश को उस फैसले की, मैं राम जन्मभूमि केस की बात कर रहा हूँ, वो यूपी में हुआ, सारी चीजें थी, लेकिन उसमें आर्गुमेंट जो थी वो सब पूरी तरह से अंग्रेजी में ही हुई, फैसला भी अंग्रेजी में हुआ। हालांकि ये भी सच है कि बीच बीच में कुछ जो फैसले आते हैं, उसका हिंदी अनुवाद करवा दिया जाता है, उन फैसलों का हिंदी अनुवाद करवा दिया जाता है, लेकिन वो वंस इन ए वाइल होता है, वो लगातार नहीं होता कि वो करवा दिया जाए, मतलब उन फैसलों को हिंदी में आए। तो मुझे तो देखिए, मैं इसमें आप मुझे निराशावादी मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवहारिक स्थिति ये है कि वो अभी ये होने की स्थिति नहीं है। और कुछ मामलों में हमें देखिए हिंदी, देखिए मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं हालांकि हिंदी भाषी तो नहीं हूँ, मैं तो, मेरी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि हिंदी कम से कम पूरे देश की भाषा नहीं है, बहुत बड़े लोगों की भाषा है, पूरे भारत बोलता है उसको। मैं भी हिंदी की रोटी खाता हूँ और सम्मान करता हूँ, लेकिन आप बताइए ना कि महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में चले जाइए, केरल में तो हिंदी काफी अंदर तक है, बहुत, मिजोरम है, बहुत बड़े हिस्से में हिंदी उस तरह से नहीं है। तो वहां का हम उम्मीद करें कि वहां के कोर्ट्स में या हिंदी होगी, मुझे इस बात की संभावना नहीं नजर आ रही है। और वहां तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो है, और चूंकि बात ये भी है ना कि इतना बड़ा देश है हमारा और विविधता इतनी जबरदस्त है, आप सब जानते हैं, और आप सब इस बात को जानते हैं, तो मुझे तो ये नहीं लग रहा कि वो कभी हिंदी पूरे अक्रॉस इंडिया की कोर्ट्स में, हाई कोर्ट से मेरा अभिप्राय है, और सुप्रीम कोर्ट में वो पूरी तरह से छा जाएगी। मैं अभी एक प्रोफेसर नागपाल मैडम, अभी मैंने कुछ दिन पहले मैं भी इसी जो पेपर के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने देखा कि राष्ट्रपति ने हम 6 मार्च को एक भाषण दिया, हमारे माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी ने। उन्होंने कहा कि अदालतों की भाषा को लेकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। वो कहते हैं कि भाषाई सीमाओं के कारण कोर्ट में जो वादी है, जो अपनी अपनी बात, जो कोर्ट में अपनी अर्जी दायर करता है, उसको अपने फैसले को समझने में बहुत दिक्कत आती है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेशों की लोकल भाषा में उनका अनुवाद करवाएं और उसे प्रकाशित करें। मतलब आप देखिए कि अभी तो लोकल भाषा में वो फैसले आना तो दूर, वो अनुवाद ही नहीं हो रहे हैं। मतलब कई हिंदुस्तान टाइम्स में जब मैं था तो कई लोग आते थे, वो कहते थे कि हमें भैया ये बता दीजिए सर, ये हमें बता दीजिए जो फैसला है ये है क्या। मतलब जो जिसने अपनी केस किया होता था, वो हमारे जो फ्रेंड्स थे जो कोर्ट कवर करते थे, उनसे पूछते आते थे ये फैसला है क्या, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज समझना कोई आसान काम नहीं है। वो जब तक वेटरन ना हो उस फील्ड का, वही समझ सकता है, और बहुत उसके लिए समय लगता है। जी ये राष्ट्रपति महामहिम कह रहे हैं। अब मैंने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैडम अभी और देखा, वो जो हमारे अभी कुछ दिन पहले तक चीफ जस्टिस थे नागपुर के, उनका नाम है बोबोडे जी। बोबोडे जी राष्ट्रपति, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, मुझे बड़ी उनपे हैरानी हुई कि वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि साहब चूंकि इंग्लिश और हिंदी को पूरे देश में समझा नहीं जाता है, तो जो भारत सरकार अपनी जो भाषा है, अपने कामकाज को की जो भाषा है, मतलब केंद्र सरकार, वो अन्य भाषाओं में भी लेके जाए। हालांकि वो अपने कोर्ट के लिए उन्होंने इस बात को नहीं लागू करते। वो, मेरी बात मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात, कि बोबडे जी जो चीफ जस्टिस थे नागपुर से थे, काफी विवादों में भी रहते थे, कभी मोटरसाइकिल में आ जाते थे। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भारत सरकार से वो कह रहे हैं कि जो इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी वो अन्य भाषाओं में काम करें, लेकिन वो अपने सुप्रीम कोर्ट में अदर देन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल या अन्य किसी भाषा के लिए वो गुंजाइश नहीं रखते। अब देखिए ये बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये बात मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो एक्स हो गए हैं, फॉर्मर हो गए हैं। अगर वो चीफ जस्टिस होते तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं ये बात कहता। तो ये बहुत सारे मुझे लगता है कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस पूरे मसले में, और ये बहुत सारे इस मसले में मतलब, नमस्कार सर, तो ये बहुत सारे मसले हैं,
और मुझे ये लगता है कि अब एक अच्छा जो एक ये है कि भाई या तो जो भारत सरकार है, जो करंटली जो मोदी सरकार है, वो इस बारे में कोई कानूनी बना दे, इस बारे में कोई कानून बना दे, तो वो चेंज हो सकता है। लेकिन इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो बनाएगी कि साहब ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट्स हैं वो हिंदी में ही हो, और जब वो कोई आर्गुमेंट अपनी रखे तो उसको हिंदी भाषी ही जजेस मिले उस बेंच को। इस बात की मुझे नहीं लगता कि अभी कोई संभावना है। दूर दूर तक अभी तक इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार किसी तरह के कॉन्फ्रंटेशन के मूड में रहती नहीं है। और जबकि ये वो सरकार है कि अगर मोदी सरकार ये नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा। क्योंकि याद कर लीजिए कि इसी मोदी सरकार के जो एक तरह से आइडियोलॉग और ये सबसे बड़े लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी ने 77 में, हम लोग बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने यूएन में हिंदी में भाषण दिया था। तो पूरा देश ने उसको एक तरह से स्वागत किया था। और वो तब से हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कितनी पीढ़ियां आ गई, बड़ी हो गई। हम लोग अब मतलब कम बुजुर्ग नहीं तो कम से कम उस कगार पे तो पहुंच ही रहे हैं कि हम ये कि सब यूनाइटेड नेशन की भाषा कब हिंदी होगी, या वहां पे हिंदी को भी कब उस तरह के ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह तो ये है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाइए और उसके बाद भूल जाइए, है ना। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह में और जो जजेस वगैरह बनते वो बिल्कुल समाज का वो एलीट होते हैं जो जो जिनको हिंदी से उस तरह से कोई लेना देना होता नहीं है। उन्होंने हिंदी बड़ी बमुश्किल 10वीं तरह क्लास तक पढ़ी होती है, और उनका उसके बाद वो अंग्रेजी में आ जाते हैं। अब आप यही देख लीजिए ना कि कि हमारी मैं जैसे था, मैं एक दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, है ना, राउज एवेन्यू स्कूल था। और मैंने बी ऑनर 12th में फर्स्ट डिवीजन आई, और उसके बाद मैंने हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मैं 12th में हिंदी तक मैं पढ़ा। जब मैं कॉलेज में आया बी ऑनर्स में, तो वो एक साल तो मैं वहां पे पढ़ा, और उसके बाद मुझे वहां पे छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, है ना। तो कहने का मतलब वो बिल्कुल इंग्लिश वाला मामला था। तो ये कई लेयर्स हैं इस समस्या की। वो एजुकेशन फील्ड में भी हैं, एजुकेशन फील्ड से वो हम दूसरी जगह भी जाते हैं। जब ये एजुकेशन फील्ड में जो गड़बड़ है कि जो बच्चा 12th तक पंजाबी में पढ़ रहा है या हिंदी में पढ़ रहा है या उर्दू में पढ़ रहा है, और वो जब कॉलेज में जाता है तो वो इंग्लिश में आता है। ये आप इसको यही चीज हम कोर्ट में भी देख रहे हैं। तो कोर्ट में ये हो रहा है कि जो बिल्कुल पब्लिक स्कूल का जो स्टूडेंट है जिसने हमेशा इंग्लिश ही पढ़ी है, हिंदी एक सब्जेक्ट की तरह से कुछ दिन के लिए पढ़ा और हो गया, उसका काम हो गया। तो वही है। वरना तो देख लीजिए जो दिल्ली के जो बड़े जितने भी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर की, तो जितने जो बड़े नामवर वकील जो हैं वो सब इंग्लिश में ही आर्गू कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन सा हिंदी में आर्गूमेंट करके आगे निकलता है, चाहे वो केटीएस तुलसी हो या और कितने नाम हम लोग के पराशरन हो, ये सारे के सारे ये मसला है। और मुझे नहीं, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है कि ये समस्या कब हल होगी। मुझे तो नहीं इसका कुछ समझ आ रहा। ये हो सकता है कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट हिंदी के लिए और गुंजाइश रखे, हिंदी के लिए कि भाई हिंदी आर्गुमेंट्स के लिए, और या सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे इतने जजेस आए कि जो हिंदी के केस सुने, जो मतलब हिंदी के आर्गुमेंट सुने और फिर उस पर अपने विचार दें। मुझे तो ये लग रहा है। तो नागपाल मैडम, आपको क्या मेरी बात, क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्पष्ट और प्रैक्टिकल तरीके से आप समझा पा रहे हैं, जो शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा हम बिल्कुल सर आपसे पूरी तरह सहमत और एग्री करते हैं कि
प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इतनी ज्यादा है सर कि ये तो नहीं कहेंगे कि 14 सितंबर मनाए और फिर भूल जाए, मैं ये लेकिन वो जरूर है सर, जैसे हम एक कहावत जो हम पढ़ते हैं, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वानी। सो बिल्कुल बहुत अच्छा। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी सर जो फेस करते हैं, आपने तो बहुत ही एकदम स्पष्ट शब्दों में उसका बहुत ही अच्छा विवरण दिया। मैडम ये तो देखिए इस रियलिटी मामले है में, सर, बिल्कुल बिल्कुल मैडम ठीक कह रहे हैं सर आप। मैडम आप देखिए इस मामले में जैसे चाइना है, चाइना हमारे से बड़ा देश है, जी लेकिन उसकी भाषा एक है। जी चाइनीज चाहे चीन में रहे या न्यूजीलैंड में रहे, वो मैंड्रीन बोलता है। या वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में मेरे एक दो दोस्त हैं चाइनीज, इनकी अपनी शॉप्स है, वो भी मैंड्रीन बोलते हैं। लेकिन हमारे अपने देश में कम से कम कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां हैं। तो ये हमारी ताकत भी है, और ये कहीं ना कहीं मैं माफी चाहता हूँ सब आप सबसे, कि हमारी कभी कभी कमजोरी भी मुझे नजर आती है, कि मतलब एक लैंग्वेज हमारी नहीं है ना। और ये हमारा ये स्ट्रेंथ भी है कि हमने सब भाषाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। मतलब जो भाषा हमारे देश की नहीं है, जो भाषा हमारे देश की नहीं है, इस टाइम में एक भाषा है, मतलब वो देश अब हमारा हिस्सा नहीं है, दैट इज वो सिंधी। लेकिन वो हमारी देश की जो जो राजभाषाएं हैं जो तय की हैं, उनमें से वो भी है। ये हमारा एक बड़े दिल का भारत है, ये इस बात को प्रमाण देता है ना। और जिसकी लिपि अरेबिक है। अरे, तो मुझे लग रहा है कि हम अंग्रेजी भी जाने अच्छी ढंग से, हम हिंदी भी जाने, और भी अगर मोर दी मेरियर जिसको कहते हैं, जितनी भाषाएं हम जान सकें और उसमें हम अपना काम करें। तो इस मामले में मुझे अपने पीवी नरसिम्हा राव जी बहुत पसंद आते थे। मुझे याद है हम लोग मीडिया में नए नए आए थे, और वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे। तो थोड़ा सा टाइम तो हुआ था। तो एक बार वो फ्रांस के राष्ट्रपति मित्रा आए, तो वो मित्रा के साथ फ्रेंच में बोलने लगे। तो कुछ दिन के बाद किसी अफ्रीकी देश के सज्जन आए, कोई वो आए जूलियस नरेरे वगैरह, तो कुछ देर उन्होंने स्वेली में भी बात की। तो मुझे लगता है कि जितनी हम भाषाएं जाने समझे थोड़ा बहुत, वही हमारे लिए वो हमारे सबके हित में होगा। और हिंदी हमारी भाषा है, और वो हमारी दिल हिंदी के प्रति जो हमारी निष्ठा है, वो तो निर्विवाद है ही। अच्छा विवेक जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता था। सुधीर बिष्ट बोल रहा हूँ। अरे नमस्कार। नमस्कार सादर नमस्कार। अच्छा, एक तो विवेक जी, एक तो आप यहाँ आए तो कितना मतलब हमारा माथा ऊंचा हो गया है, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सवाल आपसे ये था, आपने सही कहा कि कोर्ट में जो आपने कहा हम जजमेंट्स में और इसमें तो नहीं जान पाते। मैं आपसे पत्रकारिता से जुड़ा सवाल करता हूँ। हाँ जैसे जी। आप एक एक्सपर्ट हैं, आप क्रिकेट के ऊपर भी लिखते हैं, आप इंडो पाकिस्तान रिलेशन पे भी लिखते हैं, संगीत के आप जानकार हैं, फिल्म के ऊपर आप लिखते हैं, और जो आपकी स्पेशलिटी है दिल्ली, साड़ी दिल्ली आपका जो कॉलम है, वो आपके बहुत लाखों करोड़ों फैन है, जिसमें मैं भी हूं। लेकिन जो रिपोर्टिंग हमारी विधि रिपोर्टिंग होती है, जो लीगल रिपोर्टिंग होती है हमारी अखबारों में, जैसे दिनमान में होती थी या नवभारत टाइम्स में होती है, तो क्या ऐसा होता है कि जो लीगल रिपोर्टर्स होते हैं अंग्रेजी के होते हैं और फिर उनका हिंदी में अनुवाद किया जाता है, या कि हिंदी के जो लीगल रिपोर्टर्स अलग होते हैं? ये मैं बहुत टाइम से जानना चाह रहा था। सुधीर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप पत्रकार नहीं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के व्यक्ति हैं, और मीडिया में भी खूब दिलचस्पी लेते हैं। देखिए, ये पहले क्या होता था, मैं आपको बता रहा हूँ 80s और मिड 90s तक की जो बात थी, कि जो हिंदी के जो बड़े अखबार भी होते थे, जैसे नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान या जनसत्ता जो बहुत प्रेस्टिजियस अखबार था, वो पीटीआई वगैरह की जो लीगल पीटीआई से जो कॉपी आती थी, उसी को वो ट्रांसलेट कर देते थे, है ना। और उसमें एक लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट होता था, लेकिन वो आमतौर पे अनुवाद कर देता था और कहता था कि मैं लीगल रिपोर्टर हूं। लेकिन बाद में ये मैं समझता हूँ 2000 के बाद, या जब से टीवी का काफी बड़े लेवल पे इमरजेंस हुआ, तो और बहुत अच्छे लीगल नए जो लड़के आने लगे, नए लड़के लड़कियां जो आने लगे, वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करने लगे हिंदी में भी। जैसे एक मैं देखता हूँ, एक आज तक में एक लड़का है, आपने देखा होगा, संजय शर्मा है। फिर इसी तरह से न्यूज 24 में प्रभाकर प्रभाकर है। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। एक राजेश चौधरी है नवभारत टाइम्स से, बहुत ही ब्राइट लड़का है। ये बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करने लगे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है
देखिए मैं वो कि जो ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिस करते हैं। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए, धनंजय महापात्र स्टोरीज करता है। धनंजय महापात्र की स्टोरीज में वो मतलब स्टोरी ये है कि जो जो पत्रकार है वो ऐसी स्टोरी लिखे जो रीडर फ्रेंडली हो, जिसको पाठक पढ़ रहा हो, और उससे अब वो धनंजय मात्र बीच बीच में कभी स्टोरी करता है कि इस केस को वो फला फला वकील लड़ रहा है और उस लीगल फर्म ने उसको हायर किया है, कि लूथरा एंड लूथरा ने उसको हायर किया है। लूथरा एंड लूथरा ने केटीएस तुलसी को हायर किया है या और किसी बड़े वकील को किया। इस तरह की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैं देख रहा हूँ हिंदी जर्नलिस्ट जो है लीगल रिपोर्टिंग करने वाला अभी भी मिस करता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले धनंजय मात्रा ने स्टोरी की कि हाईएस्ट पेड मतलब हाईएस्ट अर्निंग सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स या लॉयर्स। तो मुझे लगता है यही एक स्टोरीज होती हैं कि हमेशा ये कि कौन कमा रहा है पैसे, है ना। ये मुझे लगता है चाहे मैं हर महीने का 500 रुपए कमाऊं, लेकिन जो 50 लाख रुपए कमाने वाला या 5 करोड़ रुपए कमाने वाला मुझे हमेशा फैसिनेट करता है। तो वो इस तरह की स्टोरीज करता है। और जैसे कि भाई इंडिया के 5 सुधीर जी बेस्ट क्राइम ये क्रिमिनल लॉयर्स कौन है? राम जेठमलानी हो गए, या बॉम्बे के वो जो हैं जो बहुत ये शरद पवार की पार्टी के एमपी भी थे। तो इस तरह की मुझे लगता है रीडर फ्रेंडली स्टोरीज अभी भी हिंदी में कम आ रही हैं लीगल में। मेरी अगर मैं एडिटर हूं तो मैं अपने लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट को ये बोलूं कि वो रीडर फ्रेंडली स्टोरी निकाले, वो लीगल फ्रेंडली स्टोरी निकाले। अभी जैसे आपको 30,000 में कुछ ऐसे वकील हैं सर जो जिनकी एज है 90+, they are 85, 86 and 90 and they are still active। तो मुझे लगता है इस तरह की जो स्टोरीज कोई वकील जर्नलिस्ट को करनी चाहिए कि वो पिछले 60 साल से या 70 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरह की मुझे लगता है स्टोरी ऐसी भी करनी चाहिए। सिर्फ वो वर्डिक्ट की स्टोरी या आर्गुमेंट की स्टोरी इज नॉट सफाइस मेरी नजर में लगता है। सुधीर जी मैं समझ आप में बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे मुझे मेरा एक दोस्त है वो बहुत ही अच्छा वकील भी है और लीगल एड भी देता है। तो उसने बताया कि विवेक जी ये जैसे हमारे 30,000 कोर्ट में ऐसे कई लोग हैं जो 90+ हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या ऐसे लोगों पे नहीं लिखा जाना चाहिए? है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 90+ हैं, या वहां पे जो दूसरे लोग हैं मुंशी जो है ना, मुझे लगता है कि मुंशी है वो बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है वहां का, है ना। उन पे भी लिखी जाए स्टोरीज। या हर कोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी है, जैसे 30,000 कोर्ट में अरुण जेटली ने अपने फादर के नाम पे लाइब्रेरी बनाई, है ना। तो हर मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग ऐसी लाइब्रेरीज हमें मिलती हैं। लाइब्रेरी वहां पे कौन है? तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ आर्गुमेंट्स वाला ही मसला ना हो, जजमेंट वाला ही ना हो। रीडर फ्रेंडली स्टोरीज जब आएंगी तो वो अरुण जेटली के फादर ही वाज अ स्मॉल टाइम एडवोकेट, ही वाज अ स्मॉल टाइम एडवोकेट, तो बट वेरी रिस्पेक्टेड मैन। तो और यह कोई हम इस तरह के देखिए जैसे कि ऐसा एक एडवोकेट जो अन्य फील्ड्स में भी आगे जाता हो। आपको याद होगा कि नानी पालकीवाला वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवोकेट्स इंडिया हैज सीन। और वो साथ साथ वो बजट पे भी अपनी बात रखते थे, और उनकी बजट जो एनालिसिस होता था फिक्की में, वो सैकड़ों लोग सुनने जाते थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं यार, ये जो मुझे देखिए याद आ गए वो ये जो सोली सोराबजी थे, वो जैज के बहुत अच्छे प्लेयर भी थे, है ना, जैज के भी प्लेयर थे। और योर फेवरेट अरुण जेटली वाज ए क्रिकेट फैन। तो ये इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि मैं इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद करता हूँ कि क्योंकि रीडर जो है वो थोड़ा हट के जाना चाहता है कि मुझे कुछ अलग दो, है ना। उसको अगर अलग आप नहीं दोगे तो मेरे यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे ये गुजारिश रहेगी कि वो जब कोर्ट में जाएं या किसी भी बीट को देखें तो वो थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस को जरूर देखें। जैसे कुलदीप नैयर जैसे जो लोग कुछ अलग चीज अगर आप करेंगे तो आप एक्सेल जल्दी करेंगे आप, ये मुझे लगता है। ये तो ये मतलब
यही मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट के लिए। और वो देखिए, ये जो आपने बताया कि मैं इतने फील्ड्स में लिखता हूँ, ये मुझे लगता है अनुभव के साथ आई हैं कुछ चीजें। और आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा विषयांतर होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ आप सब लोगों से। आज जैसे मैं एक पीस लिखूंगा, आज आप सुबह कल से हम पढ़ रहे हैं अजय सिंह के बारे में। अजय सिंह इज ए दिल्ली बॉय, है ना, जो स्पाइस जेट को ली है, सेंट कोलंबस में था, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, और बिल्कुल इसे अब एज somebody who writes on दिल्ली अफेयर्स ऑन डेली बेसिस, he has to write on अजय सिंह। क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली ने पिछले 20-40 ये शिव नडार के बाद इतना बड़ा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं निकाला। अजय सिंह की, अच्छा, ही वॉज ए क्लासमेट ऑफ शाहरुख खान, है ना। तो इस तरह की मुझे लगता है स्टोरीज हमें हमेशा करनी चाहिए, कुछ हटके, कुछ इंटरेस्टिंग। बाकी तो सब आता ही है, बाकी तो सबको आपको मिलता ही है। तो यही कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए भी यही करना चाहिए मुझे लगता है, कि जब कोर्ट में जाए आदमी तो कुछ देखे कि यार नया क्या है, कुछ नयापन क्या हो सकता है ना, नए केसेस कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल, है ना। ये एक तरह मुझे तो लगता है कि ये एक स्टोरी अगर करें हमारे नए, कि जो फॉर्मर जो चीफ जस्टिस है वो अब क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वो फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, वो बिल्कुल वो पर्दे से, तो ये मुझे लग रहा है। तो एक जो हमारे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस तो राज्यसभा में है। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल वो राज्यसभा में है। और नहीं, वो तो एक देखिए नहीं, इस तरह से कितने भाई आजकल, अब एक केहर थे, जस्टिस JS केहर। मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि इसके बारे में आपकी टिप्पणी आई थी, तो आप जरा बता दें आपके क्या विचार। देखिए, मुझे लग रहा है कि वो एक पार्टी का एक फैसला है, सब पार्टीज देखिए रखते हैं इस तरह से, है ना। अब मुझे सभी देखिए, अब आपको याद होगा कि कांग्रेस, हम इनको तो ले रहे, कांग्रेस पार्टी ने जिस आदमी को MS गिल को उदाहरण लीजिए, है ना, वो और बाद में उन्हीं की पार्टी में वो चले गए। MS गिल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्हीं की पार्टी में चले गए, बाद में वो मंत्री भी रहे। और वो तो ये मुझे लगता है कि एक हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे राजनीति का एक चरित्र है कि हम इस तरह से करते हैं। अब वो, और उनका सुप्रीम को वो जो राम मंदिर में फैसला था, वो तो लेकिन सुधीर जी वो बिल्कुल क्लियर कट फैसला था, 5-0 पे आया था, यूनानिमस फैसला था। इसलिए मुझे लगता है कि उनको बदनाम किया गया। आपको क्या लगता है कि भाई वो फैसला तो 5-0 पे, वो बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन था ना। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने जजेस को कहेगा कि भाई तुम यही फैसला दोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो राम मंदिर का केस था जो था, वो तो क्लियर कट केस था। और तो ये कर क्या रहे हैं, करते क्या हैं? जैसे जस्टिस लाहौटी थे, मैंने सुना है कि वो प्रैक्टिस करते हैं, ये इस तरह से कुछ और भी जो हैं। तो ये जैसे अभी भी देखिए 90 साल की एज में ये प्रशांत भूषण के पिताजी, ही इज स्टिल एक्टिव। तो मुझे लग रहा है कि हिंदी की बात करते हुए हमें एज ए स्टूडेंट और एज ए जर्नलिस्ट और एज ए टीचर हमें हमेशा कुछ नई चीज खोजने की करनी चाहिए। जैसे आप, मैंने देखा, निकालते हैं कुछ ना कुछ, हालांकि आप जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन आप कुछ अलग करते हैं। चंदन मित्रा पे आपने लिखा, या उससे पहले जो मुझे जो आपका पीस, आपने एक पीस लिखा था पिछले दिनों, जब राहुल गांधी शेयर मार्केट को जब ऊपर चढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं इससे ये रिलायंस को ऊपर फायदा पहुंचा रहे हैं। तो भैया, रिलायंस को फायदा पहुंचा रहे हैं तो उसके हजारों शेयर होल्डर्स को भी तो फायदा होगा। या आपका जो आर्गुमेंट था, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को रखें, चीजों को समझ के रखें। जैसे अभी मैं जो पेपर्स को किया, तो मैंने कम से कम 2-3 जो वेटरन लीगल रिपोर्टर्स हैं, फॉर्मर और प्रेजेंट, उनसे बात करके रखा, पढ़ के करा, तो मुझे भी मजा आया और मुझे पुराने किस्से याद आए, है ना। तो यही एक तरीका है। और जहां तक हिंदी का सवाल है, मुझे लगता है कि हिंदी की अपनी एक सीमा है, और कि और क्योंकि भाई वो पूरी तरह इनरोड कर जाएगी, क्योंकि कल तमिल वाले भी कह सकते हैं, पंजाबी भी कह सकते हैं, या
अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब पंजाब में वो जाते हैं तो वहां पे तो उनको गुरुमुखी के अलावा कुछ देखने को ही नहीं मिलता, गुरुमुखी के अलावा उनको कुछ देखने सुनने को ही नहीं मिलता। तो ये जबकि वो एक तरह से देखा जाए तो पंजाब इज ए हिंदी हार्टलैंड इन ए वे, पास ही है ना। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में कभी ये हिंदी उस तरह से पूरी तरह से आएगी, थोड़ी थोड़ी चलता रहे, यही है। धन्यवाद सर। मैं आशा करता हूं कि हम सभी श्रोतागणों को स्पष्ट कथन से कई बातें सीखने को मिली होंगी और वो जुड़े होंगे सिर्फ हिंदी के महत्व को ही नहीं, कानूनी बातों को ही नहीं, बल्कि कॉरपोरेट जगत और मीडिया जगत के ही दांव पेचों से काफी अच्छे से चिर परिचित हुए होंगे। धन्यवाद सर। अब आज के हमारे विशिष्ट अतिथि भी किसी परिचय के मोहताज नहीं। यूं तो माननीय न्यायमूर्ति की पद की गरिमा खुद में ही शोभमान है, परंतु हमारे डायरेक्टर जनरल माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति भंवर सिंह जी ने इस पद की गरिमा दोगुनी बढ़ा दी। माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति भंवर सिंह जी का जन्म 1 फरवरी 1945 को हुआ। स्कूली शिक्षा के उपरांत आपका दाखिला उत्तर प्रदेश के मेरठ कॉलेज में हुआ, जहां आपने बीए, एलएलबी अथवा एलएलएम की डिग्रियां प्राप्त की। इसके उपरांत 1970 में प्रथम वर्गीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर यूपी न्यायिक सेवा में शामिल हुए। 1970 से शुरू अपने क्रमिक प्रोन्नति काल में आपने 1998 तक कई न्यायिक सेवाओं का कार्यभार संभाला और अंततः 1999 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के पद पर प्रोन्नत हुए, जहां पर आपकी अध्यक्षता में इलाहाबाद न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णय सुनाए, जिसमें से राम मंदिर की सुनवाई भी शामिल है। वर्तमान समय में आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मध्यस्थक ट्रिब्यूनल के माननीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। साथ ही साथ सनशाइन एजुकेशनल एवं डेवलपमेंट सोसाइटी ग्रेटर नोएडा के सांस्थानिक समूह के डायरेक्टर जनरल के पद पर भी शोभमान है। सर, मैं आपका इस समारोह में स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आगे आएं और अपने विचारों को हम सबसे साझा करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। धन्यवाद सर। सादर नमस्कार सर। नमस्कार। सादर नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। मैंने मुख्य अतिथि विवेक शुक्ला जी का जो उद्बोधन है वो सुना, दिलचस्प है और जड़ों से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छी आपने बातें कही कि कोर्ट में, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में, सभी लोगों के ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि यूपी में तो 100% जिला स्तर के कोर्ट्स में काम हिंदी में होता है। हाई कोर्ट का और गवर्नमेंट ऑफ यूपी का बहुत पुराने आदेश हैं कि सभी न्यायालयों में 75% यानी 75% काम हिंदी में होगा और 25% अंग्रेजी में हो सकता है। ये पुराना आदेश था, मगर धीरे धीरे अंग्रेजी के जो जजमेंट राइटर थे वो खत्म होते चले गए और अब अंग्रेजी का कोई पीए या कोई निर्णय लेखक नहीं रखा जाता है। जब उनकी भर्तियां बंद हो गई तो स्वतः ही 100% काम न्यायालयों में, जिला स्तर के न्यायालयों में हिंदी में होता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्तर पे भी बहुत सारी कोर्ट्स हैं जो हिंदी में निर्णय देती हैं और एक 25% एडवोकेट्स जो है वो हिंदी में ही बहस करते हैं। इस 25 साल पहले जब मैं इलाहाबाद न्यायालय में था तो 25 नहीं 21 साल पहले, तब मुझे अच्छी तरह याद है कुछ वकीलों से झगड़ा भी हो जाता था। जो बाहर से आए हुए जजेस होते थे वो कहते थे हमें हिंदी नहीं आती, आप हिंदी में बहस करते हैं। उन्होंने कहा साहब हम तो हिंदी में ही करेंगे। वकील लोग भी अच्छे खासे लड़ाई के मूड में रहते थे, तो खैर कुछ मिलजुल के काम होता था। मगर ये बात वाकई शुक्ला जी की ध्यान देने योग्य है कि जब आर्टिकल 343 संविधान, भारतीय के संविधान के अंतर्गत हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो हाई कोर्ट्स
में और सुप्रीम कोर्ट में क्यों इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विवादित जरूर प्रश्न है, विवादित मुद्दा है, परंतु ऐसा नहीं है जो जिसका समाधान ना निकल सके। आज नहीं तो कल समाधान तो उसका खोजना ही होगा। और 344 आर्टिकल में ये भी है कि भारतीय सरकार 5 साल के बाद जो है कमीशन नियुक्त करेगी। हर 5 साल के बाद जो इसकी टिप्पणी और इसकी रिपोर्ट हमें भारतीय सरकार को देगी, ये सब जो है कैसे हिंदी का स्तर बढ़ाया जाए और उसका उपयोग सभी न्यायालयों और सभी ऑफिसों में होना चाहिए। मगर वो उस पे भारतीय सरकार भी कोई ध्यान नहीं देती है और कोई कमीशन आज तक ऐसा नहीं आया जिसने इस बात का प्रयास किया हो कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में भाषा हिंदी ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में, क्योंकि मैं रजिस्ट्रार जनरल रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे मालूम है वहाँ तो इंग्लिश ही भाषा है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा ही इंग्लिश है। और ये वाकई बड़ा एक विषम परिस्थिति है कि भारतीय संविधान में 343 आर्टिकल में लिखा है कि हिंदी मातृभाषा होगी, राष्ट्रभाषा होगी, मगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में आज भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी हो। तो ये विषम स्थिति को, जैसा शुक्ला जी ने भी कहा और बिश साहब ने भी कहा कि न्यायालयों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं क्रिटिसिज्म करना चाहिए, तो क्योंकि मैं खुद उसी दौर से गुजरा हूँ तो किसी क्रिटिसिज्म का मैं पक्षधर नहीं हूँ। आलोचना जरूर करनी चाहिए, जो बात है असली बात कहनी चाहिए। सच्ची और असली बात कहने में कोई ना मानहानि है ना कोई डिफेमेशन है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी एक सुझाव है शुक्ला जी का कि साहब कहानियाँ इस तरीके से लिखी जाए हिंदी में भी, जो रिपोर्टिंग हो वो रीडर फ्रेंडली हो ताकि उसमें दिलचस्पी ली जा सके। बहुत सही बात है आपने कही। शुक्ला जी के इस कथनात्मक पृष्ठभूमि में मुझे चाणक्य, जिनका नाम मुझे उम्मीद है आप सभी ने सुना होगा, कि एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक वह अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। उनका ये कथन वर्तमान भारत के परिदृश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करता है। आज हम सभी में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी तौर तरीके अपनाने की होड़ मची हुई है। मुझे एक याद है, थोड़ी हंसी की बात है, 50 साल पुरानी बात है कि एक गांव के प्रधान जो है अंग्रेजी कलेक्टर से मिलने गए थे। 50 क्या और भी ज्यादा की बात होगी, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। अंग्रेज कलेक्टर थे, तो वो उनसे बातचीत करके आधा घंटा बैठ के उनके पास, और अंग्रेज कलेक्टर ने प्रधान जी को चाय भी पिलवाई, तो बड़ा गौरवित महसूस किए। तो 2 दिन तक आके प्रधान जी ने गांव में किसी से बात नहीं की। लोगों ने पूछा भाई बात क्या हो गई है? कहा मैं कलेक्टर से, अंग्रेज कलेक्टर से बात करके आया हूँ। उसी मुंह से आप लोगों से कैसे बात कर सकता हूँ, आप गंवार हो, जाहिल हो। ये एक हंसी का एनेक्डोट मुझे याद है। और फिर लोगों ने कहा कि ताऊ जी, अंग्रेज कलेक्टर ने तो अंग्रेजी बोली होगी, आपने क्या बोला और आपको समझ क्या आया? तो आप ये देखिए कि ताऊ जी ने कहा, प्रधान जी ने कहा कि भाई समझ में आओ ना आओ, सुना तो मैंने है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। मैं जो है कलेक्टर साहब को सुन के आया हूँ। तो ये हम लोगों की है, हमारे दिमाग और दिलो जहन में आज भी उदासीनता और गुलामी की एक बसी हुई है, तो उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। और तब से लेकर आज तक, आज भी ये बीमारी है शहरों में, खासतौर से जो इंग्लिश मीडियम में स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। तो
वो अंग्रेजी में बोलने में अपना गौरव महसूस करते हैं। और हिंदी में बोलने वाले को यदि कोई लड़का या लड़की हिंदी में बात करती है, वो भी मीडियम स्कूल जो अंग्रेजी वाले हैं उनमें, तो उसको थोड़ा नीचे की निगाह से बाकी बच्चे देखते हैं। ये एक बहुत ही दुखद परिस्थिति है। और मुझे याद है मेट्रोमैन श्रीधरन जी आजकल पिछले इलेक्शन लड़े थे, तो कोई पॉलिटिक्स की नहीं उनकी बैकग्राउंड थी, इसलिए सफलता नहीं मिल पाई। मगर वो आज भी सुबह उठ के मंदिर में जाके सब गांव के लोगों को गीता पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं। केरल का रहने वाला आदमी हिंदी में गीता पढ़ाता है, तो हम हिंदी जोन में रहने वाले क्यों नहीं पढ़ा सकते? ये एक बहुत ही दुखद पूर्ण स्थिति है। मुझे शुक्ला जी याद है कि जब चौधरी चरण सिंह सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, जी जी सर। सेंट्रल में क्या, तब शायद चीफ मिनिस्टर थे, तब जी एक जी, हिंदी आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन था सर। बहुत बड़ा। मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था और उस आंदोलन में मैं भी शामिल हुआ था। अच्छा सर, मेरिट कॉलेज जी का मैं आपसे पूछूंगा भी सर, जी जी मेरा भी उससे जरूर। रिश्ता है सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो उस वक्त जो है बहुत तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ में तो हमने हिस्सा नहीं लिया, मगर हम्म। आंदोलन में हिस्सा जरूर लिया था। और तो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भाई जो कोई भी आंदोलन है वो तोड़फोड़ तक नहीं जाना चाहिए और उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से ही करना चाहिए। और उसका कारण ये हुआ कि फिर साउथ में हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ, तमिल में हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन सड़कों पे भी हुआ। और एक बहुत ही निहायत इतने शरीफ जज हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रेम शंकर गुप्त, जो हिंदी के पुजारी थे, उनका बतौर चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट में पोस्टिंग हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जयललिता ने मात्र इस बात पे जो है उनका नाम नहीं एक्सेप्ट किया, नहीं स्वीकार किया कि वो हिंदी भाषी, वो ना अंग्रेजी उन बोलते हैं ना तमिल, तो उनको आती नहीं। मात्र इस वजह से उनकी विचारों की चीफ जस्टिसशिप उनको नहीं मिल पाई। इतना अफसोस। उनके जो निकट के लोग थे, जिनमें मैं भी था, बहुत अफसोस की बात। आप सभी को याद होगा लॉर्ड मैकाले ने हमारे आईपीसी लिखा, बहुत सारे और भी एक्ट्स बनाए सन 18वीं सदी में। उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक बयान दिया था कि यदि ब्रिटेन को भारत पर राज करना है तो उसकी संस्कृति को और उसकी भाषा को बिगाड़ना होगा, और भाषा बिगाड़ने के लिए अंग्रेजी को थोपना होगा। ये पार्लियामेंट की स्पीच है उनकी। मुझे उम्मीद है कि जितने लॉ फैकल्टी के मेंबर्स हैं और हमारे शुक्ला जी हैं, बिस साहब हैं, सब जानते होंगे मैकाले ने कैसे जी जी भाषण बिल्कुल। दे के पार्लियामेंट को जो है मजबूर किया था कि यहाँ की संस्कृति भी बिगाड़ी जाए, यहाँ की वेशभूषा बिगाड़ी जाए और यहाँ की भाषा बिगाड़ी जाए। धोती कुर्ता पहन लेते हैं तो लोग आश्चर्य जताते हैं। और मैं एक धार्मिक एक कथा हो रही थी, उसमें धोती पहन के चला गया, तो मुझसे 50 लोग मिलने आए और मुझे उन्होंने जो है बहुत मुबारकबाद दिया, कहा साहब आप धोती पहने हैं। कुछ लोगों ने दूर से पूछा, मैं देख रहा था, ये धोती वाले सज्जन कौन है? तो क्या है कि धोती को देख के समझते हैं कि शायद कोई अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। धोती की हमारे जो है कीमत लोग नहीं जानते।
साड़ी की कीमत नहीं जानते। कीमत जानते हैं जीन्स की, पैंट की, इन सब चीजों की। हमारी संस्कृति बिगड़ी हुई है, हमारी इसको सुधारने की जरूरत है। और ये सभी जानते हैं कि भाषा जो है किसी भी देश की एकता और अखंडता का अधिकार का आधार होती है। और अपनी देश की भाषा को हम लोग इस पखवाड़े में याद दिलाते हैं, देश को याद दिलाते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा भाषा हिंदी है। और शुक्ला जी की ये बात भी सही है कि इस हफ्ते के बाद हम लोग भूल भी जाते हैं कि आर्टिकल 343 में क्या लिखा है, वो केवल सितंबर में ही याद आएगी अगले साल। तो ये भी एक बहुत ही दुखद परिस्थिति है। मगर खैर, ये कहते हैं कि जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में 100 साल पहले शरीक हुए और कुर्बानी दे के चले भी गए, उसके बाद भी स्वतंत्रता आंदोलन रहा और अंततः सफलता मिली। किसी भी आंदोलन में सफलता तो अवश्य मिलती है और मेरा विश्वास है कि हमें भी जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदी एक दिन आएगी। और जैसे चाइना ने किया था, जब चीनी भाषा को उन्होंने जो है लागू किया, तो कह दिया था कल से कोई चीनी भाषा के अलावा कोई भाषा लिखेगा या बोलेगा उसको सजा हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। बात ही खत्म हो गई, जाइए या तो जेल जाइए या चीनी भाषा बोलिए। तो यह है कि कोई कभी कठोर कदम लेना होगा, मगर एकदम कठोर कदम लेने से पहले जो है कमेटीज बननी चाहिए। 344 में प्राविधान है कि दोनों सदनों की, पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के सदनों में से 20 और 10 व्यक्ति चुने जाएंगे जो हिंदी भाषा के बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे। युवा वर्ग को खासतौर से मैं आह्वान करूंगा कि वो गांव-गांव में जाएं और हिंदी का प्रचार करें और अपनी जो विज्ञान और तकनीकी अपने सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी जो है वो हिंदी का, मुझे याद है अभी शुक्ला जी ने जिक्र किया कि जर्नल्स जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, ILI जो है छापता है हिंदी में सूक्ष्म निर्णय, तो वो चले आ रहे हैं मगर उनमें कोई विकास नहीं हुआ। आज से 25-30 साल पहले जब मैं जिला जज था तो मैंने वो पढ़े थे, तो उसके बाद से वो वहीं स्टैटिक हैं, बस छपते रहते हैं। ना कभी उनको आगे बढ़ाने का कभी विचार किया गया और ना ही कभी उसके बारे में कोई आयोजित करके, फंक्शन कोई आयोजित करके उनको जो है आगे बढ़ावा दिया गया। तो इन सब में जो है, अगर आज अंग्रेजी भी चल रही है तो उसके साथ हिंदी पे जोर दिया जाए और बच्चों को खास तौर से हिंदी जरूर सिखाया जाए, ये मेरा सुझाव होगा। क्योंकि मानसिकता बदलने के लिए आप किसी यंग आदमी की या किसी बुजुर्ग की मानसिकता नहीं बदल सकते, मानसिकता तो शुरू से ही बदली जाएगी। और जो शोध कार्य हैं हमारे, उनमें भी हिंदी का ही उपयोग हो और हिंदी को बराबरी का स्थान मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिंदी दिवस पर, हिंदी पखवाड़े पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत सारगर्भित बोले सर आप, बहुत बढ़िया बोले सर। मैं आशा करता हूं कि स्पष्ट कथन से यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण जुड़ पाए होंगे और हिंदी के महत्व को भी समझ पाए होंगे और साथ ही ये समझ पाए होंगे कि संस्कृति और मूल्यों का संयोजन कितना आवश्यक है, नहीं तो किसी भी आंग्लिक भाषा का मिश्रण हमारे हिंदी के भविष्य के लिए कितना हानिकारक हो। इसके उपरांत मैं सहकारिता एवं सहभागिता विभाग के फैकल्टी कन्वीनर मिस वेदप्रिया लाहिरी, असिस्टेंट प्रोफेसर DME विधि विभाग से अनुरोध करूंगा कि वो आए और दिनांक 13 सितंबर को गठित काव्य पाठ प्रतियोगिता एवं 14 सितंबर को आयोजित गंतव्य वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा करें। मैम प्लीज। धन्यवाद राज।
13 सितंबर को आयोजित की गई काव्य पाठ प्रतियोगिता के विजेता इस प्रकार से हैं। तीसरा स्थान आयुषी वर्मा, BA JMC 3A। दूसरा स्थान अंजलि आनंद, BBA LLB 2A। और प्रथम स्थान गरिमा बजाज, BA LLB 2A। मैं आप सबको बधाई, और मैं दुर्गा मैडम से अनुरोध करूंगी कि अगर इनको एक बार स्क्रीन पे आने दिया जाए तो हम इनको एक्नॉलेज करें। अगर वो है यहाँ पे तो आयुषी वर्मा, अंजलि आनंद और गरिमा बजाज। अगर है तो They are here. बेटा उसको बोलो मेरे 5 मिनट बाद। आप सबको बधाई। आयुषी वर्मा, गरिमा बजाज। इसके अलावा 14 सितंबर को आयोजित की गई वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेता इस प्रकार से हैं। तीसरा स्थान आदित्य शेखर, BA LLB 4th year। दूसरा स्थान अपूर्वा गुप्ता, BA LLB 3A। और पहला स्थान अंबिका शर्मा, BA LLB 2C। ये भी अगर आए स्क्रीन पे, और इनको भी बहुत बधाई। धन्यवाद राज। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कविता प्रतियोगिता का हमें अवसर दिया। और मैं यहाँ पे सभी जो फैकल्टी मौजूद हैं और विवेक शुक्ला सर मौजूद हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। लेकिन मैं विवेक शुक्ला सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। स्वागत है सर, क्योंकि मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट की जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें जो रीडिंग मटेरियल है, जो कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं लॉ की, जैसे आपने कहा कि हमें ऐसी रिपोर्ट लिखनी चाहिए जैसे 30,000 में जो रिपोर्टर्स 30,000 में जो लॉयर्स हैं वो 90+ हैं। सर, क्या आप बडिंग जर्नलिस्ट को कुछ टिप्स देना चाहेंगे इस तरह की रिपोर्ट्स करने के लिए? देखिए क्या नाम आपने बताया बेटा? आपका नाम क्या बेटा? नाम आयुषी वर्मा है। हाँ आयुषी, देखिए मेरा ये अपने आप में एक टिप था जो मैंने आपने कहा ना कुछ टिप्स देना चाहेंगे, ये एक टिप्स का हिस्सा ही है कि आप जब भी कहीं जाएं, किसी जगह आप रिपोर्टिंग करने जाएं, चाहे आप कनॉट प्लेस में पिज्जा खाने जाएं या कोर्ट में जाएं, तो आप ये देखिए कि कोई नई चीज आपको क्या दिख रही है। देखिए पत्रकार वो है जो कोई नई चीज खोज रहा है, कोई नयापन देख रहा है ना। मुझे याद है आज से करीब 18-20 साल पहले हनुमान मंदिर के पास मुझे एक मिनट बस इसको बंद कर दीजिए। 18 या 20 साल पहले भिखारियों की भीड़ में वहां पे जो है एक भिखारी ने मेरा ध्यान खींचा। बड़ा मुझे वो इंटरेस्टिंग भिखारी इसलिए लगा क्योंकि वो एक ब्लैक था, वो अफ्रीकन भिखारी था, समझ रही हैं, वो अफ्रीकन भिखारी था। तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा ये मेरे काम का बंदा है ना। मैंने उसको पकड़ लिया और वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था, और उससे और वो वहां पे जो लगातार जो प्रसाद मिलता है या भंडारा चलता है वो खाना खा रहा था। उससे पूछा कि भैया कहाँ के हो तुम? अफ्रीकी आदमी हनुमान मंदिर में बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है। तो मैंने स्टोरी लिखी, और वो स्टोरी यहाँ पे सुधीर बिष्ट जी बैठे हुए हैं, विराजमान है। तो मैंने वो हमारे हिंदुस्तान टाइम्स में उस टाइम एक एडिटर होते थे भरत भूषण जी, बहुत ही वो वाशिंगटन पोस्ट के भी कॉरेस्पॉन्डेंट थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनको दी। तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा यार क्या बढ़िया स्टोरी है कि दिल्ली में अफ्रीकी भिखारी है ना। तो मुझे ये चीज मुझे लगता है कि आप वक्त के साथ सीखेंगी कि आप जिधर भी जाएं, आप इस टाइम अगर घर जाएंगी, अगर आप कॉलेज में है तो अगर कॉलेज से घर जाएंगे तो देखिए मेट्रो में किस तरह का क्राउड चल रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेट्रो का क्राउड और डीटीसी के बस में जमीन आसमान का फर्क है ना, उसकी क्लास में फर्क है। डीटीसी की बस में रोज जो झगड़ा होता है ना, कलह कलेश की जगह अगर आपने देखनी है तो डीटीसी की बस देख लीजिए। अगर एक मेट्रो जो है कूल है, सब लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है यही है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का आपको 30,000 का एक उदाहरण दे दिया था कि एक आदमी 90 साल में भी प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी जो जिज्विशा है
वो बची हुई है, वो काम कर रहा है। ये एक उदाहरण था, वो आपको हर जगह मिलेगा। अब देखिए खबरें जो हैं वो बिखरी हुई हैं, पात्र जो हैं वो बिखरे हुए हैं, आपको ढूंढना होगा, वो आपको ढूंढना होगा, है ना। और आप पढ़ना बहुत होगा, है ना। रीड ऑल द टाइम। क्योंकि मैं एक चैनल में था, तो आज एक चैनल की बहुत बड़ी एंकर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, है ना, एबीपी न्यूज की है, एबीपी न्यूज की नंबर 1 एंकर है वो मेरे पास एक दिन आई, बात करने लगी। तो मैंने कहा तुम मैं बता देता हूँ, वो छोड़िए, नाम नहीं बताता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो बेटा? तो कहने लगी सर अब अखबार पढ़ने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक जर्नलिस्ट, बडिंग जर्नलिस्ट जो नया है, वो अखबार ही नहीं पढ़ रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अखबार पढ़िए, देखिए कोई नयापन क्या है। रोज आपको अखबार में कम से कम 3-4 खबरें बिल्कुल अलग मिलेंगी, जो आपको उसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करेंगे तो आपको बहुत बड़ी स्टोरीज आपको हाथ लग जाएगी, है ना, बड़ी स्टोरी हाथ लग जाएगी। तो मुझे लगता है ये आपको लगातार पढ़ना होगा और बात करनी होगी, और आपका ये काम बन जाएगा। अगर आप में, अंग्रेजी में कहते ही हैं व्हेन देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे, है ना। तो ये मेरी आपसे वो है कि आप जिधर भी जाएं, ये देखिए कि नयापन क्या है, नयापन क्या है, और वहां पे आपको वही पत्रकार बनेगा। क्योंकि अभी भी कुछ जर्नलिस्ट इतनी बोरिंग स्टोरी लिखते हैं, इतनी बोरिंग स्टोरी लिखते हैं, मेरा मन करता है उनके मुंह पे मारूं वो खबर। देखिए मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ, आई एम ए वेरी बैड बॉस। खबर ठीक नहीं लिखी होती थी, मैं बहुत मूड मेरा ऑफ हो जाता था। यार आप रीडर पढ़ेगा क्या आपको? आपकी खबर जो है लाखों लोगों तक जा रही है, लाखों लोग पढ़ता है, पूरा देश आपको पढ़ता है। सुबह पार्क में मैं जब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि शुक्ला जी वो खबर हमने पढ़ी। तो अभी भी लोगों को अखबार में एक भरोसा है, न्यूज में एक भरोसा है। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि सिंपल भाषा में उस आदमी की भाषा लिखिए। क्या मैं और आप तो धन्यवाद। पूछिए। नहीं नहीं, यू कैन आस्क। थैंक यू बेटा। धन्यवाद सर। मैं आशा करता हूं ना कि सिर्फ आयुषी बल्कि यहाँ मौजूद सभी उभरते जर्नलिस्ट के स्टूडेंट्स को काफी मदद मिली होगी सर के स्टेप से। और मैं सभी विजेताओं को भी हार्दिक बधाई देता हूं और सभी प्रतिभागियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके उपरांत अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बुलाना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि के नागपाल मैम, डीन डीएमई विधि विभाग, कि वो आए और अपने धन्यवाद प्रस्ताव से इस कार्यक्रम का समापन करें। मैम थैंक यू बेटा, थैंक यू राज, थैंक यू। सभी को, सभी उपस्थित वरिष्ठ मेहमान हमारे बीच हैं और स्टूडेंट हैं, सभी को हिंदी दिवस की 14 सितंबर की शुभकामनाएं। और मैं भी पढ़ा मैंने कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा, लिखा कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को सूल। क्या बात है। अर्थात भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, ये हमारी शक्ति, संस्कृति, जीवन का आधार है और इसके मान सम्मान, गौरव में ही हमारी उन्नति है। सो अतः इसे आदर दें। अब ये भाषा चाहे हमारी मातृभाषा हो और चाहे हमारी राष्ट्रभाषा हो। भारत जब आजाद हुआ, बहुत हिंदी दिवस के बारे में नहीं आयोजन होते सब विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में। आप अगर गुजरात में मैं रह के आई हूँ, हिंदी दिवस की सेलिब्रेशन ऐसे कभी नहीं रही, लेकिन अब मौका मिला इस पे कुछ पढ़ने का, तो ये देखा कि जब भारत आजाद हुआ तो 3 आवश्यक बातें जो थी वो भारत का राष्ट्रध्वज हो, राष्ट्रभाषा हो और राष्ट्रगान हो। चूंकि भारत बहुभाषी राज्य रहा, सो जो सबसे कठिन प्रश्न था वो ध्वज भी बन गया और गान भी बन गया, लेकिन भाषा एक सवालों के घेरे में थी और जिसमें बहुत सारे प्रश्न उठे। पर अंततः
14 सितंबर को हमने राष्ट्रभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया। और ये हम मानते हैं कि भाषा जो है वो मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है, और हमारी सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र एकता का मूल आधार होने के साथ साथ हमारी प्राचीन सभ्यता व आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। ये हम अपनी भाषा का आदर करें, और चूंकि हमारे मुख्य अतिथि श्री विवेक शुक्ला जी का संबोधन एक बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके, जिसमें कुछ अलग करें और जिसमें उनका अनुभव झलकता है, उनकी हर एक बात में उनका अनुभव हमें दिखाई दिया, सुनाई दिया। और ये जो खुल के आलोचक होना, किसी का लेख ना पसंद करना, अगर आलोचक नहीं होंगे, क्रिटिक्स नहीं होंगे, तो शायद हम सीखेंगे भी नहीं। और इसी के साथ ही उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को, आज के मुख्य अतिथि को मेरा नमस्कार। और ये हमारे लॉ डिपार्टमेंट का, हमारे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन लॉ स्कूल का पहला हिंदी दिवोत्सव हम मना रहे हैं। हमें ये लगता है कि लॉ और लैंग्वेज यानी विधि और भाषा एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन का विषय है। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि जर्मनी के जाने माने कानूनविद सेबिनी ने कहा कि लॉ डेवलप्स लाइक अ लैंग्वेज। और शायद इसीलिए ही हमें लगता है कि विधि के छात्रों और शोधकर्ताओं को, रिसर्चर्स को भाषा एवं बोलियों से जुड़े रहने की जरूरत है। बिल्कुल। अब ये हिंदी दिवस मनाना एक कदम है हमारे लॉ ग्रेजुएट्स को उन भाषाओं से दोबारा परिचित करवाना जो कि कोर्ट्स में बोली और लिखी जाती हैं, लेकिन हमारी किताबों से, हमारी क्लासरूम से, हमारी पढ़ाई से ये बिल्कुल गायब है। हम कहीं भी इनका चर्चा नहीं करते हैं अपनी रोजाना की पढ़ाई और किताबों में। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण हमने 3 दिवसीय हिंदी दिवोत्सव मनाया। और हमारे मुख्य अतिथि श्री विवेक शुक्ला जी को सादर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे छात्रों के लिए निकाला, और इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इतनी सरल भाषा में आपका संबोधन हमें लगता है कि हर छात्र को, हर शिक्षक को जो यहाँ उपस्थित है, उनके अंतर मन में ये समा गया होगा। अगर हम इतनी स्पष्ट बात नहीं करते हैं तो हम शायद सीख भी नहीं पाते हैं। अगर आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि कुछ नया सोचे। जो वरिष्ठ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वरिष्ठ लोग किसी भी कोर्ट में 30,000 में या कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, या जो मुंशी हैं जो बहुत साल से, 50 साल से एक कोर्ट के साथ जुड़े हैं, हम उनकी बात करें, कुछ सीखें और निरंतर इसी तरह ही कुछ नया करने का प्रयास करें, तो ये एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। इसमें हम तभी सीख पाएंगे जब हम कुछ नया करेंगे, आगे तभी बढ़ पाएंगे जब कुछ हटके करेंगे। आपके साथ हमारे अपने डायरेक्टर जनरल, जिनके शब्दों से हम सदैव प्रेरित रहते हैं, माननीय न्यायमूर्ति श्री भंवर सिंह जी का सादर धन्यवाद। श्री सुधीर बिष्ट जी को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत पत्रकारिता से जुड़ी बहुत अच्छी बातें हमें सीखने को मिली। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे स्पेशल इवेंट्स से जुड़े सभी शिक्षकगण और हमारी छात्र समिति, जिनके लिए ये प्रोग्राम है और जिनके द्वारा आयोजित है। ये हमारे कार्यक्रम को वाजिब अंत तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ सर आप हमसे जुड़े रहें।
मैं 1 मिनट बात करना चाहूंगा मैम, मैं 1 मिनट बात रखना चाह रहा हूँ। जी सर, जी सर, जी सर। मैं बहुत समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। जी तो मैडम, मैं 1974 में, मैं उस टाइम 10 साल का था, जी सर। और मेरे घर के पास मिंटो रोड में शिवाजी की एक प्रतिमा लगी हुई है। अच्छा उस सर। कार्यक्रम में, अभी भी जी। लगी हुई है मिंटो ब्रिज में, अगर आप देखेंगे दिल्ली में, तो उस कार्यक्रम में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी आए थे, और वो, मैं उनके नाम से परिचित था, मेरे घर में धर्मयुग आती थी तो उनके नाम से परिचित था, लेकिन समझ नहीं आता था। तो उस दिन उन्होंने भाषण दिया। मैं उस टाइम, मैं बता रहा हूँ, 10 साल का था, और वो जो भाषण दिया, तो मैंने अपने पापा जी से कहा, मैंने कहा, ये पापा जी कौन है? तो उन्होंने कहा, बेटा बहुत बड़े वकील हैं और बड़े विद्वान हैं। तो और हिंदी में भाषण दिया था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उनकी जो हिंदी थी, वो ऐसी थी जैसे सरस्वती का वास था, जैसे अटल जी या लक्ष्मीलाल सिंघवी की। सिंघवी जो थे, बड़े वकील भी थे, 1962 में सांसद भी बने थे जोधपुर से। तो ये कि हम अच्छी हिंदी बोलें, अच्छी अंग्रेजी भी सीखें, और ये हमारे, देखिए, मामला करियर का है, हमें आगे भी जाना है, हमें हिंदी की बात करनी है और हमें करियर भी बनाना है। तो हम जितनी या अरुण जेटली देखिए, बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते थे, अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो हमें अपनी हिंदी भी बढ़िया करें, पढ़ें, अंग्रेजी भी करें, और जितनी और कर सकते हैं। बस इतना मुझे कहना है कि मुझे, देखिए, आज अचानक याद आ गए लक्ष्मीलाल सिंघवी, क्या वो एक तरह से महान व्यक्ति थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। आपके अपने कथन से न सिर्फ हिंदी के सैद्धांतिक मामलों से हमारा परिचय कराया, बल्कि उसकी वास्तविकता से भी हमारा परिचय कराया। धन्यवाद मैम। तो इन सभी कथनों के साथ आज ये 3 दिवसीय हिंदी कथन आज समाप्त होता है, और मैं सभी लोगों को उतना ही धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस कथन से बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हुए, इसका हिस्सा बने। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सहकारिता एवं सहभागिता विभाग के फैकल्टी कन्वीनर्स विद बेत्रिया लाहिरी मैम और श्री दुर्गा मैम का, और साथ में ही अभिव्यक्ति डिबेटिंग सोसाइटी के फैकल्टी कन्वीनर्स मिस्टर मोहित वत्स और रवीना मैम का, कि उन्होंने अपने गाइडेंस से हमें पूरी तरह से ओतप्रोत रखा और हमें कहीं पे भी नीचे गिरने का मौका नहीं दिया। साथ में ही मैं अपने सारे हमउम्र साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी उस जोश और उस उत्साह को बनाए रखा इन 3 दिनों तक, और आज के इस घोषणा को सफल करने में संबंध रहे। धन्यवाद। तो आज इसी के साथ मैं अपने स्वयं रचित एक शायरी के साथ इस कथन का समापन करता हूं कि कितनों को तो वजू से मिल गया खुदा, हम तो सजदे में रहकर भी काफिर ही रहे। बहुत कितनों अच्छा। को वजू से मिल गया खुदा, हम तो सजदे में मरकर भी काफिर ही रहे। बदकिस्मत थे वो जिन्हें मिल गई मंजिलें चंद लम्हों में, खुशकिस्मत थे हम जो ताउम्र मुसाफिर ही रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभकामनाएं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, जीते रहो। धन्यवाद सर, धन्यवाद बिच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, बहुत बहुत हृदय से आभार, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं आपके साथ। सिर्फ हम आपको सर कैंपस में जरूर बुलाना चाहेंगे, जैसे अवश्य आऊंगा। नॉर्मल होती है जी। मैं किसी कॉलेज में आने के लिए तो आप मुझे कभी बोलेंगे तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। जी थैंक यू। सर, जरूर सर। नमस्ते।